हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 28 कर रहे हैं। ये 13 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम पार्ट 3 धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हमें धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया और सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ना है। धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण व हाइड्रोजन का निर्माण करती है। धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से समझा जा सकता है। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर रही है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, सोडियम हाइड्रोजन का जगह ले लेगी और सोडियम क्लोराइड बनाएगी और यहाँ से निकली हुई हाइड्रोजन दूसरे अणु के साथ जुड़कर हाइड्रोजन गैस बना लेगी। इसी तरह से जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnCl2 और H2 का फॉर्मेशन होगा। कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पर सोडियम और जिंक धातु दी गई हैं, ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इसीलिए यह अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। लेकिन कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये इस H को हटाकर इसकी जगह पर नहीं आ सकता। जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। नाइट्रिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर पाते हैं। यहाँ पर आप क्रिया देख सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल के HNO3 के H के स्थान पर मैग्नीशियम आ गया है, जिससे मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया है। इसी तरह से मैग्नीज MnH की जगह पर आ गया, जिससे मैग्नीज नाइट्रेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। इसके अलावा अन्य धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। वह स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड पानी में स्वयं किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में अपचित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अन्य धातुओं लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? यदि हम एक ठोस धातु लें और उसकी क्रिया दूसरी धातु के जलीय विलयन के साथ ले लें तो यह विस्थापन अभिक्रिया होगी। अधिक क्रियाशील है तो यह कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देगी, उसका स्थान ले लेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयरन ने कॉपर को इसकी जगह से हटा दिया और आयरन सल्फेट बना और कॉपर का निर्माण हुआ। पर यह अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाया जाएगी तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर धातु का निर्माण होगा। क्योंकि कॉपर इस सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए यह इसके स्थान ले सकती है। सभी धातुएं समान रूप से क्रियाशील नहीं होती हैं। अगर हम ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकर्मों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। सभी धातुएं एक समान क्रियाशील नहीं होती हैं, कुछ ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और कुछ कम क्रियाशील होती हैं। इसका पता हमें चल सकता है यदि हम इन धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन, पानी और अम्ल के साथ करवाएं। तो कुछ अभिक्रिया बहुत जल्दी होगी, कुछ धीरे होगी और कुछ धातुएं अभिक्रिया करेंगी ही नहीं। कॉपर सल्फेट विलयन दिखाया गया है, इसमें लोहे की कील लटकाई गई है। कुछ समय पश्चात इस कॉपर सल्फेट का रंग बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यह कॉपर सल्फेट नहीं रहा, यह विस्थापन अभिक्रिया होने के बाद आयरन सल्फेट बन गया है और इसका हल्का हरा रंग दिखाई देगा। सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं होती हैं। यहाँ पर एक सक्रियता श्रेणी दी गई है। इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम है, यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं क्रियाशीलता घटती जा रही है। और गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इन धातुओं की हम क्रियाशीलता जल, ऑक्सीजन और अम्ल के साथ जांचेंगे तो हम यह पाएंगे कि जो धातुएं अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में ऊपर उपस्थित हैं वे सभी इनसे जल्दी क्रिया करती हैं, जबकि कम अभिक्रियाशील धातु या तो अभिक्रिया करती नहीं है या फिर अभिक्रिया करने में समय लेती हैं। की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कॉपर से सोने तक की धातुएं सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यही कारण है कि सोने जैसी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है।
क्योंकि सोना बहुत कम अभिक्रियाशील है, इसलिए यह वायु की उपस्थिति में होने के बाद भी संक्षारित नहीं होता है। इसीलिए हम सोने के आभूषण आसानी से पहन पाते हैं, क्योंकि यह ऑक्साइड नहीं बनाता। जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम धातुएं आसानी से ऑक्साइड बना लेती हैं। हाइड्रोजन एक अधातु है, लेकिन फिर भी इसे सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है, क्योंकि यह धातुओं की सक्रियता की तुलना में करने में सहायक है। हाइड्रोजन को इसलिए यहाँ पर रखा गया है क्योंकि यह अधिक क्रियाशील धातुओं में और कम क्रियाशील धातुओं में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जिंक की तनु HCl के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखिए। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जिंक की HCl के साथ अभिक्रिया लिखने पर हमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यहाँ पर इसे हम 2 लगाकर बैलेंस कर देंगे। क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के से अभिक्रिया करता है? कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है, उससे इससे कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है और साथ में सिल्वर बनती है। कॉपर सल्फेट का घोल लोहे के बर्तन में रखा गया था। कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में कई छेद पाए गए। हुई प्रतिक्रिया का समीकरण लिखे। कॉपर सल्फेट को जब लोहे के बर्तन में रखा गया तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर का स्थान ले लेगा और आयरन सल्फेट बना लेगा और साथ में कॉपर बन जाएगा। क्योंकि आयरन के अणु विस्थापित हो गए हैं, इस कारण लोहे के बर्तन में छिद्र हो गए। उपरोक्त तालिका का प्रयोग कर धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है। इनकी हम ABCD धातुओं से अभिक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर दिए गए टेबल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इस टेबल में बचे हुए खाली स्थान को भरना है और सबसे अधिक क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील धातु के बारे में बताना है। आखिर वाली धातु यानी कि D, ये सबसे कम क्रियाशील है क्योंकि इसने किसी से भी अभिक्रिया नहीं की है। C, आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा, जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा, लेकिन ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसका मतलब C कॉपर हो सकता है और D किसी से अभिक्रिया नहीं कर रहा, यह सिल्वर हो सकता है। A और B के बारे में देखते हैं। A ने आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं की, लेकिन यह कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब A धातु लोह या आयरन हो सकता है। जिंक सल्फेट के साथ यह अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ यह अभिक्रिया करेगा। B, यह आयरन सल्फेट को भी विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब यह धातु वेट यानी आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी। यह जिंक हो सकती है और यह जिंक है, इसलिए यह यहाँ पर भी विस्थापन करेगी, कॉपर सल्फेट के साथ भी और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी यह विस्थापन की क्रिया करेगी। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु B है, यह जिंक है। यदि B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा? यदि B को, जो कि जिंक है, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो यह जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण करेगा। इससे कॉपर सल्फेट का नीला रंग खत्म हो जाएगा। है कि D सबसे कम क्रियाशील है, C उससे अधिक क्रियाशील है, इसके बाद क्रियाशीलता A की है और सबसे ज़्यादा क्रियाशील B है, क्योंकि B जिंक है, A आयरन है, C कॉपर है और D सिल्वर है। इस प्रकार हम इसे अभिक्रियाशीलता की घटते क्रम में लिख सकते हैं। यह इसका पॉइंट 3 का आंसर है। आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।